तो फ्लूइड के 7वें लेक्चर में हम लोग अपने फ्लूइड स्टैटिक्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे थे। दो प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहला प्रॉपर्टी कि प्रेशर जो होता है किसी फ्लूइड कॉलम की वजह से वो कितना होता है h rho g, और दूसरा हम लोग पढ़े थे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जिसमें हम लोग ये सीखे थे कि फोर्स ड्यू टू स्लाइडिंग फेस कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग सीख लिए थे। अब तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए, in a static liquid, comma, pressure is same at same horizontal level. Pressure is same at same horizontal level. मतलब स्टैटिक लिक्विड में, स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है। क्या मतलब इसका? मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है या कोई भी लिक्विड रखा हुआ है और ये सिस्टम स्टैटिक है। ये क्या है? सिस्टम है स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो अगर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर करें, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर बात करें तो जो प्रेशर यहां पे होगा वही प्रेशर यहां पर भी होगा। ये P1 और P2 क्या होगा? इक्वल होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर सेम। इस बात को अगर आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, यहां पे एक सिलिंड्रिकल शेप का फ्लूइड का कॉलम ले लीजिए। ये सिलिंड्रिकल के शेप का फ्लूइड का एक कॉलम ले लीजिए। ठीक, हम लोग ये कह रहे हैं कि मान लिया जाए यहाँ प्रेशर P1 है, तो यहाँ P1 की वजह से ऐसे फोर्स लगेगा। फोर्स जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो इस सरफेस पर P1 की वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा P1 into A के बराबर, और P2 की वजह से इधर की तरफ से फोर्स लगेगा कितना? P2 into A के बराबर। ठीक है, अब ये जो कॉलम है फ्लूइड का, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड कॉलम। ये जो फ्लूइड कॉलम है ये रुका हुआ है कि चल रहा है? दिस फ्लूइड कॉलम ये क्या है? एट रेस्ट है। बोलिए क्या है? एट रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स इस पर जीरो होगा। मतलब जितना फोर्स 10 लगेगा उतना ही फोर्स, एंड दिस इंप्लाइज P1 is equals to P2। इस वजह से दोनों जगह प्रेशर सेम होता है। लेकिन ऐसा तभी जब ये सिस्टम रुका हुआ हो। हम लोग देखेंगे अगर सिस्टम चल रहा हो तब दोनों जगह प्रेशर सेम नहीं होगा। तब ये लिक्विड सरफेस भी ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो इंक्लाइन हो जाएगा। कितने एंगल पे इंक्लाइन हो जाएगा वो सारा कुछ हम लोग निकालेंगे। लेकिन इस पॉइंट पर बेस्ड एक डिवाइस हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर प्रेशर मेजरमेंट का एक डिवाइस होता है। हम लोग बैरोमीटर के बारे में केटीजी थर्मो में बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं, तो वो हम लोग यहां नहीं करेंगे। मैनोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। मैनोमीटर या कहीं कहीं इसको लिखा रहता है यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर यू शेप का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यू ट्यूब मैनोमीटर। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। डिवाइस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, डिवाइस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड ये डिवाइस है। इसका नाम क्या है? मैनोमीटर। कैसा दिखता है? देखिए ऐसा दिखता है, यू शेप का, और इस पर खूब धूमधाम से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा देखिए डिवाइस, ठीक है? यू शेप का एक ट्यूब है। मान लीजिए इसमें ये एक पर्टिकुलर लिक्विड का से भरा हुआ है, मान लीजिए Hg से भरा हुआ है, ऐसे यहां तक, ये ऐसा डिफरेंस है। और इधर साइड ये अलग लिक्विड भरा हुआ है,
मान लीजिए कोई ऑयल है, ये जो रेड से मैंने दिखाया है क्या है, कोई ऑयल है जिसका डेंसिटी जो है वो मान लीजिए 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो हाइट है, ये हाइट मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। और आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर हम लोग ये हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे ले, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा अगर ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड वाटर है, और वाटर का डेंसिटी हम लोग कितना लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर, आपसे ये हाइट पूछा जाएगा। अब देखिए ये मैनोमीटर का मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे कुछ भी हो सकता है, किधर किधर दिया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल जो लेंगे वो सेम ही लिक्विड में लेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक लिक्विड में प्रेशर सेम होता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हम लोग कहां लें, क्या ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल ये है क्या इसको लिया जा सकता है, इस पर प्रेशर सेम होगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। ये जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है ये सेम लिक्विड में है, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप एक ही लिक्विड के थ्रू पहुंच सकते हैं, देखिए यहां से चलिए पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, यहां से यहां तक एक ही लिक्विड के थ्रू पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं। कोई चाहे आप में से ऐसे ले ले तो वो भी ले सकते, लेकिन फिर वहां से हाइट वगैरह लिखने में दिक्कत होगी, हम लोग को ऑलरेडी एक मिल गया तो वही आंसर होगा। आप में से किसी का मन हो सर हम यहां से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे, तो नहीं ले सकते, क्योंकि फिर यहां से चलेंगे तो रेड वाले लिक्विड में चलना होगा, फिर ब्लू वाले में, फिर यहां पहुंचेंगे, तो अलग अलग लिक्विड से पहुंचना पड़ेगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम ही लिक्विड में लेना है, तभी प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस पॉइंट पर जितना प्रेशर होगा इस पॉइंट पर भी प्रेशर उतना ही होगा, इस पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा इस पॉइंट पर भी उतना ही प्रेशर होगा। तो भाई इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, तो ये लोग निकाल सकते हैं। यहां पर एटमॉस्फेयर आके प्रेशर लगा रहा होगा PA, बोलो। और हम लोग सीखे हैं कि H हाइट के वजह से प्रेशर कितना होता है H rho g, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर अगर P1 लिखें तो ये P1 का वैल्यू लिखेंगे, भाई यहाँ का प्रेशर है PA प्लस H rho g, H का वैल्यू 10 हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, इंटू रो का वैल्यू 0.9 इंटू g, ठीक। यूनिट का ध्यान रखना है, जो यूनिट इधर लिखे हैं वही यूनिट वहां पे लिखेंगे। इस पॉइंट पे प्रेशर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे P2, और वो कितना लिखेंगे, देखिए यहां पे प्रेशर लगा रहा होगा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो PA प्लस H rho g, ये हाइट कितना हो गया H, डेंसिटी 1 इंटू g, और ये दोनों प्रेशर बराबर होगा। ये दोनों प्रेशर क्यों बराबर होगा, क्योंकि सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, और ये जो बराबर लिखे इसी को हम लोग मैनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम लोग, कहां लिखे हैं, कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व कर देंगे। PA PA कट जाएगा, PA PA कट जाएगा, फिर ये बचेगा, तो G G भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा खाली H, और इधर क्या बचेगा 0.9 इंटू 10, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इस तरह से हाइट वगैरह निकालने पूछा जाता है, ये मैंने एग्जांपल आपको बताया मैनोमीटर के ऊपर। और ये जो इक्वेशन हम लोग लिखे इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। तो अगर आपसे मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखने कहेगा तो लिख देंगे आप, पक्का। कोई भी ऐसा सवाल देगा तो पूछ देंगे, खूब पूछे जाते हैं जेईई मेंस और नीट वगैरह में ऐसे सवाल, पक्का। एक ऐसा सवाल दें आप लोग को, देखिए एक सवाल करिए ऐसा, ये लिखिए पहले और फिर ये सवाल करके दिखाइए मुझे। ये देखिए YouTube मैनोमीटर है, इसमें ये जो लिक्विड है ये Hg है, ये ब्लू वाला लिक्विड कौन सा है Hg, और Hg का डेंसिटी आपको याद रखना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और यहां पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड है, ठीक है।
ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है, मान लीजिए ये ऑयल है कोई, इसका डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर भी एक लिक्विड है। ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी आपसे पूछा गया, ठीक, और आपको कुछ हाइट दिए हुए हैं। ये जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है, ये जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। अब मैंने डेटा अपने मन से लिख दिया है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है आंसर में, पॉजिटिव नेगेटिव फेल हो जाएगा, तो हालांकि होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है इधर उधर थोड़ा आंसर में। खैर चलिए ट्राई करिए इसको। इस वाले डेंसिटी को 15 कर दीजिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। ये 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए, बाकी हाइट सब सेम है। ये 15 कर दीजिए, इसको हम 0.9 लिखे थे, 8 लिखे थे ना, उसको 15 करके सॉल्व करिए। तो अगर इसमें बात करें हम लोग कि कहां पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे, तो देखिए यहां पर भी ये लेवल है, क्या इसको ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल? बिल्कुल ले सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग इस लिक्विड के थ्रू तो पहुंच ही सकते हैं, तो वो लेवल सेम लिक्विड में, तो इसको लिया जा सकता है। अगर यहां से ड्रॉ करें तो क्या ले सकते हैं? नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग लिक्विड हो जाएगा, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। ये दो लेवल ले लीजिए, इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम लिख दीजिए। यहाँ प्रेशर जितना होगा यहाँ भी प्रेशर उतना ही होगा, लिख दीजिए। तो यहाँ प्रेशर कौन लगाएगा? तो पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लगेगा PA, H हाइट नीचे आने से प्रेशर कितना हो जाएगा? PA प्लस ये हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर में लिखना है। देखिए हाइट सब जगह सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, डेंसिटी 15 ग्राम पर सेंटीमीटर में, H रो G, ठीक है। ये यहाँ का प्रेशर हो गया PA प्लस H रो G। अब यहाँ का प्रेशर कितना लिखेंगे? देखिए पहले तो यहाँ से चलिए, ये प्रेशर हो गया PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर इस हाइट के वजह से प्रेशर, तो PA प्लस इस हाइट की वजह से, इसका हाइट है 2, डेंसिटी है रो इनटू G, फिर प्लस इस हाइट की वजह से प्रेशर 12 इनटू डेंसिटी है 13.6 इनटू G। वही देखिए PA तो सबसे पहले कट गया दोनों साइड से, G भी सब जगह से निपट गया। ये हो गया 150 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा 2 रो प्लस 12 इंटू 13.6, तो बचा के 72 के 2 हाथ में रहा 7, भारत या 36 और 7, 43 का 3 कैरी 4, इतना ही आ रहा है क्या? तो अभी भी ये 15 लेकर नहीं बनेगा, इसको आप ले लीजिए 17, ये 17 हो गया, ये हो जाएगा 170, ठीक है, क्योंकि ये तो माइनस आया था ना फिर, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो 170 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6.8 बाई 2 इज इक्वल्स टू रो, देयरफॉर रो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब अब हम तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं दे पा रहे कि न्यूमेरिकली कुछ भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा, यहाँ हमको बार बार चेंज करना पड़ा ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो आप सॉल्व कर लें, समझ गए? मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखना है तो इस तरह से हम लोग मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये मैनोमीटर जो है किस बात पर बेस्ड है? कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम लिक्विड में सेम होता है। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि क्या होगा अगर वो लिक्विड एक्सलेट करता हो। तो पिछला जो केस लिखे थे उसको बोलते हैं नॉन एक्सलेटिंग लिक्विड। अब हम कहेंगे इन एक्सलेटिंग लिक्विड, चौथा प्रॉपर्टी लिखेंगे इन एक्सलेटिंग लिक्विड कॉमा
द लेवल ऑफ लिक्विड बिकम्स inclined, the level of liquid becomes inclined. जब एक्सलेट करता है तो लेवल ऑफ लिक्विड इंक्लाइंड हो जाता है, जिसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू a by g, या आप यहां से लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। a इज इक्वल्स टू g tan थीटा मैकेनिक्स में हम लोग को पहले भी मिला है लॉज ऑफ मोशन में। जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो वहां हम लोग पढ़े थे, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे कोई वेज रखा, कोई इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हो, ये सिस्टम कितने से आगे बढ़े ताकि वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करे, तो a इज इक्वल्स टू g tan थीटा होता है। यहां पर भी जो लिक्विड इंक्लाइंड होता है उसका एंगल निकालने के लिए यही फॉर्मूला है, a इज इक्वल्स टू g tan थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स a by g। इस बात को बस समझते हैं क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है ये, और इस कंटेनर में ऐसा लिक्विड है, ठीक, और ये सिस्टम आगे की तरफ अगर एक्सलेट करे ए से तो क्या होगा। आप सोचिए ये सिस्टम अगर आगे एक्सलेट करे तो ये जो लेवल है इधर साइड बढ़ जाएगा और इधर साइड थोड़ा घट जाएगा, मतलब ये सिस्टम ऐसा दिखने लगेगा, इधर थोड़ा घटेगा और इधर थोड़ा बढ़ेगा ताकि वॉल्यूम सेम रहे, ठीक, ऐसा दिखने लगेगा सिस्टम। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ये सिस्टम ऐसा दिखने लगेगा। तो आप देखिए ये जो लिक्विड का सरफेस है, ये जो लिक्विड का सरफेस है, ये सरफेस पहले तो हॉरिजॉन्टल था, अब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो गया। अगर ये इधर एक्सलेट कर रहा है तो इधर वाला सरफेस आगे चलता जाएगा। ये थीटा कितना होगा उसी के लिए फॉर्मूला लिखिए। अब मैं इसको अभी डिराइव करके दिखाता हूं आपको कैसे ये tan थीटा इज इक्वल्स टू a by g हुआ। आप फिर से क्या करिए, यहां पर एक सिलिंड्रिकल लिक्विड कॉलम ले लीजिए। हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, एक सिलिंड्रिकल लिक्विड कॉलम, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ये वाला पॉइंट किसके कांटेक्ट में है, मतलब यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से फोर्स कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर Pa इनटू एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A लिख रहा है। यहां पे प्रेशर Pa होगा, लेकिन इस h हाइट की वजह से, मान लीजिए ये h हाइट है, तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कितना लिखेंगे, Pa प्लस h रो जी, ये प्रेशर होगा इनटू एरिया। बोलो ये फोर्स लग रहा होगा। क्या यहां तक क्लियर है? और देखिए ये प्रेशर यहां ज्यादा है, ये प्रेशर से कम है, सेम हॉरिजॉन्टल है तो प्रेशर सेम नहीं है क्या सेम? तो एक्सलेटिंग फ्लूइड में ये हम लोग लिख लेते हैं, इन एक्सलेटिंग फ्लूइड प्रेशर at same horizontal level is not same नहीं होता, अलग अलग है दोनों जगह प्रेशर। तो अगर हम लोग इस फ्लूइड के लिए इक्वेशन लिखें, तो भाई ये एक्सलेट कर रहा है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ नेट फोर्स क्या लिखोगे, दिस फोर्स, ये के डायरेक्शन में है, माइनस ये, तो फोर्स क्या लिखेंगे, Pa प्लस h रो जी इंटू A माइनस Pa इंटू A, ये हो गया फोर्स। और फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इतने पार्ट का मास कैसे लिखेंगे, तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इतने पार्ट का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, तो ये लेंथ मान लेते हैं L, ये लेंथ कितना मान लिए L, कितने पार्ट का वॉल्यूम कितना लिखेंगे, A इंटू L, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ पाया आपको? अब देखिए दोनों साइड से A तो सब जगह है, तो A पहले तो कॉमन लेके कट गया। यहां क्या लिखा हुआ है, Pa प्लस h रो जी माइनस Pa, तो Pa खत्म। तो अगले स्टेप में क्या बचा मेरे पास, यहां बचा h रो जी और तो कुछ बचा नहीं, और यहां क्या बचा L रो A। तो आप देखिए रो भी दोनों साइड से कट जाएगा। इस L को इधर भेज दीजिए और G को इधर भेज दीजिए, तो क्या बचेगा, h by L is equals to A by G। और बचपन में आप पढ़े होंगे h by L को, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, h by L को ही क्या कहते हैं, tan थीटा।
तो ये प्रूफ हो गया। देखिए अब आगे से इसको याद रखना है, रिमेंबर एज अ फॉर्मूला, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, तो इसे एज ए फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और अभी हम कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। इसको लिखिए पहले। देखिए इस बार मैंने फिर से एक मैनोमेट्रिक ट्यूब लिया है और इसको एक्सलेट करा रहे हैं लोग। इधर जैसे ही एक्सलेट कराएंगे तो लेवल का डिफरेंस हो जाएगा। इधर लेवल, ये जो हाइट है 3b है, ये b है। आपसे पूछा गया कि कितने से एक्सलेट कर रहा है, ये बताइए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी भी सीखे कि ये जो लेवल होता है इनको मिलाने से, ये इनको मिला दिए, इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा। हम लोग सीखे कि tan थीटा क्या होता है, a/g। tan थीटा क्या होता है, a/g। तो इस ट्रायंगल से हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। देखिए ये लेंथ कितना होगा, तो भाई पूरा लेंथ 3b है, ये b है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2b। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, 2b/4b इज इक्वल्स टू a/g। ये कट के 2 हो जाएगा, देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, g/2, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर g का वैल्यू 10 लेते हैं तो, नहीं तो 4.9। ऐसा ही देखिए एक इंक्लाइंड ट्यूब मैंने ले लिया है, इस सबको मैनोमीटर कहते हैं। सबको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर, मतलब ट्यूब कोई भी ऐसे तरह का एल शेप्ड का है। इसको एल शेप्ड मैनोमीटर भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, एल शेप्ड मैनोमीटर। तो सबसे डरना नहीं है, एल शेप का इसलिए एल शेप्ड मैनोमीटर, यू शेप का इसलिए यू शेप्ड मैनोमीटर कहते हैं। और ये सिस्टम इधर एक्सलेट कर रहा है ए से। बताइए एक्सलेशन कितना होगा, अगर इसमें जो लिक्विड है वो 12 सेंटीमीटर क्या हाइट पे है, इसमें 8 सेंटीमीटर क्या हाइट पे। इससे वैसे ही करेंगे हम लोग, इसको मिला दीजिए, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, और हम लोग सीखे कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनता है, थीटा। ध्यान दीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है। अगर हम लोग ये वाला हाइट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए 8 है, ये पूरा 12 है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, ये वाला हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर ये वाला हाइट निकल, ये वाला डिस्टेंस निकल जाए तो आप लोग काम बन जाएगा ना, पक्का। अब गौर से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो क्या आप लोग कहेंगे कि ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ये लेंथ कितना है। और अगर आप इस ट्रायंगल को देखें गौर से, तो ये एंगल 45 है, ये एंगल, ये लेंथ पूरा 12 सेंटीमीटर है। तो क्या ये लेंथ हम लोग नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल से इस लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, तो इस ट्रायंगल से क्या लिख देंगे, tan 45। tan 45 होगा परपेंडिकुलर, हो गया पूरा 12/x। tan 45 1 होता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर 45 डिग्री हो तो जो ये वाला लेंथ होता है परपेंडिकुलर, वही बेस होता है। तो ये लेंथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये लेंथ नहीं निकाल सकते तो क्या, यहां से बता देंगे इस ट्रायंगल, ये 8 हो गया तो ये लेंथ निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 8 ही सेंटीमीटर। इसको लिख दे 12 सेंटीमीटर, बोलिए। तो ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल लेंथ है हम लोग का निकल गया, कितना हो गया 20। ये 12 + 8 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर। अब यहां से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए आप। A = होता है g tan थीटा, तो A = g × tan थीटा, 4/20, 4/20, 4/20, तो g/5 या 2 मीटर पर सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल खूब मिलते हैं, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, लोगों को थोड़ा इससे कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस ज्यादा लगाना है, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना है। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा ही है। इसको लिखिए फिर वो सवाल लिखते हैं। अगला सवाल ये है कि ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का डायमीटर 3 मीटर है, इसमें कोई लिक्विड है 2 मीटर का, और इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम A है, फ्रंट वाले पॉइंट का नाम। कह रहा है कि इसको कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से एक्सलेट करवाएं ताकि A पॉइंट जो है
उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने का क्या मतलब कि ये ए पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो जाए। तो मिनिमम एक्सटेंशन के केस में कुछ ऐसा नहीं दिखने देगा डायग्राम। इसको एक्सलेट कराएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल थोड़ी रहेगा। क्या होगा, एक साइड का लेवल बढ़ेगा, दूसरे साइड का लेवल, किधर का लेवल घटेगा, इधर का बढ़ेगा, इधर का घटेगा। तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा किसी समय पे, उसी समय की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया और इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन उस टाइम दिखेगा। ये लेंथ तो 3 मीटर होगा, लेकिन ये हाइट कितना होगा ये हमें नहीं पता। ये हाइट कितना होगा ये हम लोग को नहीं पता। इसी समय का एक्सप्रेशन ए हम लोग को निकालना है, जिसको हम लोग ए मिनिमम कहेंगे। और इस समय ये जो पॉइंट ए है ये किसके कांटेक्ट में आ गया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी ये एंगल बना रहा होगा सरफेस, इस एंगल को हम लोग थीटा कहेंगे। और ए निकालने के लिए हमें tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी लिखना पड़ेगा। ए मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, g tan थीटा। a इज इक्वल्स टू क्या होता है, g tan थीटा। अब tan थीटा निकालने तो काम बन जाएगा। tan थीटा क्या हो गया, h बाई 3। द ओनली कंसर्न इज हाउ टू फाइंड दिस h। पहले तो आप ये समझिए कि ये जो शेप बन रहा है ये शेप कैसा है। क्या ये शेप आधा कोण है, ये शेप आधा कोण नहीं है। इस बात को समझिएगा, बस यही बात को समझना है। ये शेप आधा कोण नहीं है, ये शेप ठीक है। कोण कैसा होता है, कोण ऐसा होता है, है ना। तो आधा कोण कैसा दिखेगा, ऐसे मिटाएंगे। ये जो पार्ट है, ये जो हाइट है वो उसके सेंटर से पास करेगा और ये पूरा सर्कल नहीं दिखेगा आपको, ये आधा सर्कल दिखेगा। इसको ना आधा कोण कहते हैं। लेकिन यहां देखिए ऐसा नहीं है, ये तो सर्कल के एंड पे हिट कर रहा है। ये पूरा सर्कल यहां दिख रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। इसको बेसिकली हाफ सिलेंडर कहते हैं। भाई यहां तक ये सिलेंडर है और आधा ऐसे कट कर दिए हैं, इसको क्या कहते हैं, हाफ सिलेंडर। तो ये जो शेप है इसको क्या बोलते हैं, हाफ सिलेंडर। ये हाफ कोन नहीं है। और हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच बाय 2। पाई आर स्क्वायर एच बाय 2 होगा। अब वॉल्यूम तो सेम रहना है, जितना पानी यहां था वही पानी यहां है। तो यहां वाले पानी का वॉल्यूम कितना लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच, एच है 2, रेडियस तो सेम रहा है दोनों का, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। पाई आर स्क्वायर इंटू 2, तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ का वॉल्यूम का, सिलेंडर का वॉल्यूम पता है ना आप लोग को, पाई स्क्वायर एच, और यहाँ हाफ सिलेंडर था तो पाई स्क्वायर एच बाई 2, वो उसके बराबर कर दिए। तो देखिए पाई स्क्वायर कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर। आगे से इतना नहीं भी करके आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई ये इधर नीचे आया, ये ऊपर जाएगा, तो कितना हाइट ऊपर जाएगा, 2 ही मीटर और ऊपर चला जाएगा। बाय सिमेट्री आप सीधा सीधा कितना कह सकते हैं, 2 मीटर और ऊपर चला जाएगा। टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 4 मीटर। बाकी हम आपको सॉल्व करके दिखाए वो 4 मीटर कैसा है। अब तो ये एक लाइन में निकल गया ना, ए मिनिमम कितना हो जाएगा, g इंटू tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा, 4/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 4g/3 लिख दे, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल खूब पूछा आता है। और आज की क्लास का डिस्कशन हम लोग इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग यहीं से आगे कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और पॉइंट्स और कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।